हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज़ अनंत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11, जिसको हम जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से। ये चैप्टर क्लास 12th में बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमें MCQs में और लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में कहीं ना किसी तरह से देखने को मिलते हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चों को समझने में इस चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में इस चैप्टर को समझाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस चैप्टर को हम 3 एपिसोड्स में शूट करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे। एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 एंड एपिसोड नंबर 3, तीनों एपिसोड्स में इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल द इकोनॉमिक्स हब पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जल्दी से आप अपने नोटबुक और अपने कान में ईयरफोन्स लगा के बैठ जाइए और इस चैप्टर को ध्यान से एक एक स्टेप सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम आपको मैंने बता दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक, अब इसको एक बार इंडेक्स से समझते हैं, इंडेक्स में क्या कहना चाह रहा है। इस चैप्टर को मैंने आपको पहले बताया 3 एपिसोड्स में शूट करेंगे। पहले एपिसोड्स में हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ तक, इम्पैक्ट तक। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेज फ्लोटिंग्स, कंपोनेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे इसके और आगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस 3 एपिसोड्स में इस चैप्टर को हम लोग शूट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जैसे है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, आपको नाम से समझ में आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब समझते हैं, मीनिंग क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन, नाम से समझ में आ रहा है फॉरेन। फॉरेन का मतलब यहाँ वो वाला फॉरेन नहीं है, तुरंत वाला। फॉरेन का मतलब है यहाँ पे कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डील करते ही करते हैं। जैसे हम जानते हैं एक्सपोर्ट, हम जानते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर की और भी बहुत सारी करेंसीज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो उन करेंसीज़ को क्या दूसरी कंट्रीज़ हमें ऐसे ही फ्री में दे देती हैं? नहीं, उन कंट्रीज़ को एक्सचेंज करने के लिए एक रेट डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? एक रेट डिसाइड होता है कि किस रेट में हम उस कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे या अपने क्लास में किसी टीचर से पूछेंगे कि सर हमेशा हम लोग डॉलर में ही क्यों बात करते हैं? और भी बहुत सारी करेंसीज़ हैं, ईन है और आपकी यूरो है और बहुत सारी करेंसीज़ है, फिर भी हम डॉलर में क्यों चीज़ों को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं किसी भी बुक में? क्यों? क्योंकि डॉलर हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं डॉलर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम हमेशा रुपीज़ को डॉलर में क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, नापते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, टीवी न्यूज़ में देखा होगा कि आज डॉलर का रेट बढ़ गया, आज डॉलर का रेट कम हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया। तो इसीलिए डॉलर से हम डील करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल करेंसी है। ठीक है, कोई भी कंट्री, कोई भी इंसान ईजिली डॉलर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ईजिली एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये हुआ डॉलर की बात। अब हम इसको समझते हैं रेट क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब होता है, आपसे सिंपल से टर्म्स में जैसे एग्जामिनर पूछ ले, भैया बताओ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो इसको ही मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसी। जब एक कंट्री के प्राइजेस को या एक कंट्री की करेंसी को हम दूसरे करेंसीज के टर्म्स में मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब उसको कितने रेट में एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़, मतलब हम $1 देंगे या लेंगे तो वी हैव टू पे 80 रुपीज़ या 82 रुपीज़, जो भी आज का रेट या कल का रेट, अप एंड डाउन इसमें हमें देखने को मिलता रहता है डेली। तो ये होता है एक्सचेंज रेट, मतलब कितने रुपए में हम एक कंट्री की करेंसी को खरीद रहे हैं या एक कंट्री की करेंसी को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट मतलब कितने रुपया में हम उसको खरीद रहे हैं, कितने रुपया में हम उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये रुपया की हम बात करें क्योंकि इंडिया में है, तो यहाँ पे हम रुपया की बात कर रहे हैं। अब डॉलर ज़रूरी नहीं है इंडियंस ही खरीदते हैं, बाहर की कंट्रीज़ भी खरीदती होंगी, तो वो अपने रेट्स में डिसाइड करेंगी कि उनका रेट्स क्या है और उनका रेट कैसे डील करता है। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको? इतनी सी बात क्लियर हुआ? तो यहाँ सिंपल से वर्ड्स में हमने समझा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है
और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? रेट सिंपल सी बात है कि जितने रुपए में हम दूसरी कंट्री की करेंसी को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम सब चीज़ें रुपीज़ में डील क्यों नहीं कर लेते हैं, हम क्यों डॉलर को ख़रीद रहे हैं, हम क्यों डॉलर को एक्सचेंज कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। डॉलर हमें लेना ही पड़ेगा अगर हमें किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है या किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करना है, मतलब किसी भी कंट्री से अगर हमें इंडिया में कोई चीज़ लेके आनी है या कोई चीज़ लेके जानी है, तो इसमें डॉलर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आई। चलो और इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। अब क्या है यहाँ पे आपको समझाया है फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है फ्लैक्सिबल का मतलब होता है चेंजेस का मतलब क्या होता है, कभी रेट बढ़ गया, कभी रेट कम हो गया। फिक्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कांस्टेंट। क्या सर ये असल में कांस्टेंट रहता है? इसका जवाब आपको हम आगे देते हैं। ठीक है, तो यह है फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जहाँ पे एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। और कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है या मार्केट फोर्सेस फिक्स करते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट का नाम से मतलब फ्लैक्सिबिलिटी, जिसमें कहीं ना कहीं हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। जब भी आप इसको लिखें तो ये लाइन ज़रूर लिखेंगे, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड। मतलब मार्केट फोर्सेस भी इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट होता है जो हम डिटरमाइन करते हैं मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अब डिमांड और सप्लाई क्या होता है, इसको हम और अच्छे से कर्व में समझते हैं आगे। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये अंडरलाइन कर लेना। इसको हम किस नाम से और जानते हैं? इसको हम जानते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? फ्लोट मतलब फ्लोट होता है ना, कोई चीज़ फ्लोट मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों में बदलाव आना। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नाम से भी जानते हैं। और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम ऑल्सो फ्री एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से क्या होता है, चेंजेस होता है। एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट बिकॉज इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा प्राइसेस होगा, जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतना क्या होगा, कम प्राइसेस होगा। इसी पूरे कंसेप्ट को हम आगे समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, सिंपल सा एक्सचेंज रेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, इसको लिख लो। देखो, मार्केट फोर्सेस, अगर आपने मेरी पहले कभी क्लास ली होगी तो मैंने कई बार इस वर्ड्स को बताया है। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। ये बात मैं आपको क्लास 11 से चिल्ला के समझाता हूँ कि मार्केट फोर्सेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब पता लगेगा आपको क्यों कहता हूँ मैं। ठीक है, तो मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे कोई भी चीज़ ना आप डिसाइड करेंगे, ना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना ही कोई इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। वहाँ कौन डिसाइड करेगा कि कितना, इस चीज़ का कितना रुपया होगा। सपोज़ एग्जांपल लेके मैं आपसे बात करूँगा, एक बाइक है, अब उस बाइक के कितने रेट्स होंगे, तो कंपनी ने तो डिसाइड कर दिया। अब उस बाइक की मार्केट में लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, मतलब लोग उसको चाह रहे हैं और ज़्यादा खरीदना, तो कंपनी ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, जैसे अनियन का एग्जांपल हम लेते हैं। अनियन के प्राइसेस देखा आपने, टमाटर के प्राइसेस आपने देखा कहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, अब डिमांड, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के मोटिव से बात करें, डिमांड बढ़ी तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ने से जो सप्लायर था उसने चीज़ों के प्राइसेस क्या कर दिए, बढ़ा दिए। यहाँ हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल डिमांड और सप्लाई लॉ। ठीक है, चलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई के पैरामीटर्स के हिसाब से काम करता है। ठीक है भैया, समझ में आ गई इतनी बात आपको? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहना चाह रहा है आपसे ये, आगे आपको शायद कर्व्स देखने को मिले। चलो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि इस चीज़ का प्राइस इतना होना चाहिए, इस चीज़ का प्राइस इतना होना चाहिए सर, ये हमें बताइए। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है डिटरमाइन करना, किसी चीज़ को जानना।
डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, यहाँ पे हम फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे किसके हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स जो डिपेंड है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड है। चलिए भैया क्या कह रहा है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, एक तो डिमांड के हिसाब से और एक सप्लाई के हिसाब से। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं इसको समझाने से पहले, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है भैया, हम इंडिया में रहते हैं तो हम रुपीज़ को जानते हैं, और हम इस पूरे चैप्टर में इंडियन बन के ही बात करेंगे, मतलब बीइंग अ इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, हम फॉरेन की बात नहीं करेंगे, वहाँ के बच्चे अलग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, ये भी आपको समझ में आएगा नीचे। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, एक तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डिमांड से और सप्लाई से। अब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, आपको शायद याद होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सा होता है कि जिस चीज़ का क्या होगा, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे हम डिमांड और प्राइजेस बात करेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई, ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहाँ पे हम बात करें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और कंज्यूमर कौन है यहाँ पे, कंज्यूमर है इंडिया। ठीक है, इंडिया चाहती है कि जब हमें $1, अब ध्यान से सुनना इसे, जब हमें $1 ₹60 का मिलेगा, ठीक है, अब क्या है, और $1 हमें मिल रहा है ₹70 का, मतलब जब $1 हमें मिल रहा है ₹60 का और $1 मिल रहा है ₹70 का, तो आप कब डॉलर ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, सिचुएशन 1 में या सिचुएशन 2 में। ऑब्वियसली सिचुएशन 1 में, जब किसी कॉमोडिटी के प्राइजेस क्या है, कम है, तो उसकी डिमांड हम क्या कर देंगे, ज़्यादा। मतलब जब ₹60 $1 में हमें मिल रहा था, हमने डिमांड बढ़ा दी। समझ में आई बात। अब क्या हुआ, वही डॉलर हमें 70 में मिल रहा है, अरे यार क्या हुआ, अब ये हुआ कि प्राइजेस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, और इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। ठीक है, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर के, और कंज्यूमर कौन है यहाँ पे, इंडिया, मतलब हम और आप। ठीक है, जब $1 हमें ₹60 में मिल रहा था, प्राइस कम था, तो डिमांड हमने ज़्यादा कर दी। अब वही डॉलर हमें 70 में मिल रहा है, तो भैया प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से डिमांड क्या कर दी, हमने कम कर दी। सिंपल था, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, और यही यहाँ फॉलो हो रहा है। आइए इसको समझते हैं हम लोग आपके इस कर्व से। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम सब जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व हमने बहुत बनाए हैं क्लास 11 में, आई होप आपने भी बनाए होंगे। ठीक है, डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो क्या है। अब मैं आपको बताऊँ, देखो जब $1 हमें ₹50 में मिल रहा था, ये देखो ये लाइन जा रही है, जब $1 हमें ₹50 में मिल रहा था, तब हमने क्या किया, जब $1 हमें 50 में मिल रहा था, तो हम चलो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, हम 200 यूनिट्स परचेज़ कर रहे थे। ठीक है भैया, जब $1 हमें कितने में मिल रहा था, जब $1 50 में मिल रहा था, तो हमने क्या किया, 200 यूनिट्स खरीदी। अब वही डॉलर क्या हो गया, 70 में मिलने लगा, अरे भाई अब तो महंगा हो गया, तो 70 में मिलने लगा, हमने क्या कर दिया, डिमांड उसकी क्या कर दी, कम कर दी। जैसे ही प्राइस बढ़ा, ध्यान से देखो, जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही हमने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो यहाँ कम हुई डिमांड, यही चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिगर चेंज करी है आपको, चलो इस फिगर के थ्रू मैं समझा देता हूँ दोबारा से। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, जब $1 इज इक्वल्स टू ₹50 था, तो हम कितनी यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, $200 की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब $1 हमें 70 में मिलने लगा, 70 में मिलने लगा, तो हमने केवल 100 यूनिट्स की डिमांड करी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो ये होता है सिंपल सा, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, और इसी को हम फॉलो करते हैं इस तरीके से। समझ में आया, जब ₹50 में $1 मिल रहा था, तब हमने 200 यूनिट्स की डिमांड करी, और जब 70 में $1 मिल रहा है, तो हमने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई।
क्लियर हो गया। ये आपका हो गया डिमांड का कंसेप्ट। यहाँ पे कंज्यूमर है इंडिया में, तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या है? सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या कह रहा है? सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज कह रहा है आपसे, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, वहाँ पे हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। अब भैया सपोज यूएस है, वो भी तो अपना फ़ायदा देखेगा। वो ये कह रहा है सप्लाई जो होती है, इस चीज़ों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें से लिख लेना, सप्लाई जो होती है हमेशा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मतलब जो बेचने वाला होता है। यहाँ बेचने वाला कौन है? डॉलर हम तो छापते नहीं है, डॉलर यूएस छापता है या और दूसरी करेंसी छापती हैं, कंट्री छापती है, तो उसके हिसाब से डिमांड है। अब क्या हुआ, यहाँ पे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, और याद रखना सप्लाई और प्राइजेस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। सप्लाई और प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। और डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव, क्योंकि सप्लाई हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसीलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दस हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हायर द सप्लाई। अब जैसे ही रेट ज़्यादा होगा, देखो लिखा है ना, हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हायर द सप्लाई। अब प्राइसेस ज़्यादा हो गए डॉलर के, तो क्या हुआ, सप्लाई भी इन्होंने ज़्यादा करने की कोशिश करी। अब प्राइसेस कम हो गए तो सप्लाई भी वो क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। सपोज़ आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, एक चीज़ थी, पहले आप उसे 5 रुपये में बेचते थे, ठीक है, तो आप केवल 2 यूनिट सेल कर रहे थे। अब क्या हुआ, उसी का प्राइस 10 रुपये हो गया। अब आप चाहोगे ज़्यादा बिके, सपोज अब आप चाहोगे 4 यूनिट्स बिके, लेकिन आपका क्वेश्चन ये राइज होगा, सर जब प्राइस बढ़ गया तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे? ये प्राइजेस जो बढ़ा है ना, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बढ़ा है, यहाँ मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबके लिए बढ़ा। जैसे टमाटर का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो क्या लोगों ने खरीदना कम कर दिया? थोड़ा सा क्वांटिटी में फ़र्क पड़ा, लेकिन उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुई, ठीक है। अब प्रोड्यूसर भी चाहता है जब महंगा हो गया ना, तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, जिससे मुझे क्या हो जाए, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो जाए। तो यही सप्लाई है। अब यूएस को दिख रहा है कि जो 50 रुपये में क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, जो चीज़ पहले क्या था 70 में मिल रहा था, अब 50 रुपये में क्या हुआ, $1 मिल रहा है। तो यूएस चाहेगा यार मैं ना इसको कम बेचूं, मतलब कम सप्लाई करूं। क्यों? क्योंकि इसका प्राइसेस कम है। अब क्या हुआ, अब मार्केट में 70 या 80 रुपीज़ प्राइस हो गया डॉलर का, तो यूएस ने सोचा अरे भाई इसकी सप्लाई बढ़ा दो। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, और जैसे ही प्राइस कम हुआ वैसे ही सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो यहाँ यही बात लिखी हुई है, देखो यही, जब 50 रुपये था तो केवल क्या था, 100 यूनिट सेल हो रही थी, ठीक है, और जैसे ही 70 रुपये हुआ वैसे ही सप्लाई क्या होने लगी, 200 होने लगी। ये हम बात करें यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ या फॉर फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में तो बताएं, मैं दोबारा से आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इंडिया चाहेगी जब चीज़ें सस्ती हों तो हम ज़्यादा खरीदें, और यूएस चाहेगा जब चीज़ें महंगी हों तब मैं डॉलर की सप्लाई क्या करूँ, ज़्यादा करूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इंडिया क्यों खरीदेगी, ये सब कंसेप्ट को हम आगे लेके आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम का रेट मतलब तो भैया आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आई होप। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब इक्वल होते हैं, वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम समझो बस। अब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जितना इंडिया ने डिमांड करा उतना ही इन्होंने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। मतलब सपोज हम बात करें कि इंडिया को 1 लाख डॉलर चाहिए था और 1 लाख ही सप्लाई हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर में, सपोज बीइंग एग्जामिनर में आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा बताइए मुझे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे। या आपसे वो पूछ सकता है पार रेट ऑफ एक्सचेंज। पार का मतलब आपने
बिजनेस उसमें अकाउंटेंट्स में पढ़ा होगा, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में, मतलब इक्विलिब्रियम, ना फ़ायदा ना नुकसान। तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है, बिल्कुल बराबर होती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको पूरा एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये डिमांड का सप्लाई हो गया, सॉरी डिमांड का कब हो गया, डिमांड सर ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड एंड सप्लाई कर्व इज ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड। ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको ऊपर समझा भी दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए, अरे सर ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं 4, ये तो हमें कभी समझ में नहीं आई। डोंट वरी, इन चारों सिचुएशंस को भी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब इन चारों सिचुएशन को समझने के लिए आपको थोड़ा अपना दिमाग और कान और आँख तीनों खोल के रखने पड़ेंगे। चलो, क्या है ये इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कहते हैं किसी इस पे मेरा क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस पे मेरा क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, इस पे मेरा क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब होता है अब किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो दो तरीके से पड़ेगा, या तो वो चीज़ बढ़ जाएगी या वो चीज़ कम हो जाएगी। मैंने कहा मेरे जो बैलेंस था ना अकाउंट में, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ा। अब इम्पैक्ट यार दो ही तो पड़ेगा, या तो मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा या मेरा बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया। तो इम्पैक्ट में दो चीज़ें होंगी, या तो चीज़ बढ़ी या चीज़ क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पे इम्पैक्ट की हम बात करेंगे, डिक्रीज़ इन डिमांड, डिक्रीज़ इन सप्लाई, इंक्रीज़ इन डिमांड और इंक्रीज़ इन सप्लाई। ये चारों सिचुएशंस को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF मुझसे बाद में ले सकते हैं। ठीक है, अब एक एक सिचुएशंस को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 सिचुएशन है, याद रखना। चारों सिचुएशंस कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछता है, या तो दो सिचुएशन कोई पूछ सकता है या किसी एक सिचुएशन को बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, डिमांड एंड सप्लाई। तो सिचुएशन नंबर 1 क्या कह रहा है, सिचुएशन नंबर 1 कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। देखो, एक बार इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, एक बार डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, एक बार इंक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, एक बार डिक्रीज इन सप्लाई। और आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है और एज इट इज़ ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्रिसिएशन होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा, यहाँ पे एप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो सर ये तो बताइए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता क्या है। चलो भाई, ये भी आपको बता देते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्रिसिएशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भैया, चलो इसके लिए हम एक नया पेज लेके आते हैं जिस पे आपको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब समझाते हैं। कहाँ गया पेज, चलिए। हाँ जी, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से देखना। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन नाम से हमें समझ में आ रहा है, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा होगा, हालांकि ये तो लेमन लैंग्वेज में भी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है और डॉलर्स के हिसाब से क्या होता है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या होता है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम इंडिया है के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो रुपीज़ की बात करेंगे। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। बढ़ोतरी मतलब किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट होना, मीन्स किसी चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो एप्रिसिएशन हो रहा है। कहते हैं ना अप्रिशिएट किया मुझे किसी ने, मुझे बहुत अच्छा सा बोला। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। तो एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कम होना। अब ये कैसे रुपीज़ में हेल्प करता है, कैसे रुपीज़ के थ्रू समझते हैं क्या हुआ। अब देखो क्या है ये, सपोज़ पहले आप $1 को ख़रीदने के लिए 60 रुपीज़ पे कर रहे थे। ठीक है, मतलब $1 इज इक्वल्स टू वी हैव टू पे 60 रुपीज़। अब क्या हुआ, अब $1 को ख़रीदने के लिए आप क्या कर रहे हैं, 50 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो क्या आपकी पॉकेट से पैसा ज़्यादा गया कम गया, मुझे बताइए। पहले 60 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 50 खर्च हो रहे हैं, तो +10 हुआ नहीं हुआ। तो 10 रुपये का आपके रुपीज़ में क्या हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। अब आई बात समझ में या नहीं, एप्रिसिएशन का मतलब समझ में आया। +10 का क्या हो गया, एप्रिसिएशन, मतलब 10 रुपये हमारे एप्रिशिएट हो गए। जहाँ पहले हमें 60 रुपये देने पड़ रहे थे, यहाँ 10 का नुकसान हो रहा था, यहाँ 10 का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। अब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन समझा दीजिए। सर डेप्रिसिएशन समझा दें। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, बिफोर वी हैव टू पे 70 रुपीज़ फॉर $1 एंड नाउ अब हम $1 को ख़रीदने के लिए 80 रुपये पे कर रहे हैं। अरे सर तो बहुत ज़्यादा हो गया,
जी, पहले 70 रुपये पे कर रहे थे, अब 80 रुपये पे कर रहे हैं, तो क्या हुआ, रुपीज़ एप्रिशिएट हुआ डेप्रिशिएट हुआ? सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे क्या था, 10 रुपये हमें फ़ायदा हो रहा था, यहाँ पे -10 रुपये और पॉकेट से 10 रुपये चला गया, तो यहाँ पे 10 रुपये का क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी है। एप्रिशिएशन, जब $1 को ख़रीदने के लिए हमें ज़्यादा कम पैसे देने पड़ रहे हैं, उसको एप्रिशिएशन बोल रहे हैं। यहाँ पे 60 देना पड़ रहा था, 50 देना पड़ रहा है। और डेप्रिशिएशन का मतलब वो तो क्या होता है, जब $1 को हमें ख़रीदने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अपनी रुपीज़ को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, मतलब 10 रुपये ज़्यादा। ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आजकल के आप करंट अफेयर्स में देखेंगे तो आज के टाइम में रुपीज़ की वैल्यू शायद डॉलर के कंपैरिजन में 80-82 है। US डॉलर की बता रहा हूँ मैं, सिंगापुर वगैरह की तो अलग अलग चेंजेस में चलता रहता है। आप इसको इस तरीके से देखें, ठीक है। तो एप्रिशिएशन आपको समझ में आ गया। एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, तब जब आपके रुपीज़ की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई। और डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जब आपके रुपीज़ की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, मतलब कम हो गई। अब कम कैसे हो रही है, बढ़ कैसी रही है, ये बात आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब यहाँ पे हम एक एक सिचुएशन समझते हैं कि क्या होती हैं एक एक सिचुएशंस, ठीक है भैया। चलिए, सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1 क्या कह रहा है। सिचुएशन नंबर 1 आपसे कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान से सुनना, बहुत समझ में आ जाएगा आपको एक बार में। इम्पैक्ट इंक्रीज इन डिमांड। अब जब मुझे एक बात का जवाब दो, जब किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, किसी चीज़ की मार्केट में क्या हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, ध्यान से सुनना, ठीक है, लोग ज़्यादा पैसा देने भी तैयार हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब डिमांड ज़्यादा हो गई तो इसका सप्लायर या प्रोड्यूसर फ़ायदा उठाएगा, सीधी सी बात उठाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डॉलर की जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा हो गई। आपने देखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, या बहुत सारे लोग कहते रहते हैं वोकल फॉर लोकल, अपने यहाँ बनाओ अपने यहाँ बेचो। वोकल फॉर लोकल हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये सब क्यों गवर्नमेंट कर रही है, ये इसीलिए गवर्नमेंट कर रही है, जैसे आपने इथेनॉल ऑयल वाला आपका एग्जाम्पल सुना होगा। गवर्नमेंट कह रही है अपने यहाँ बनाओ, जिससे हमें बाहर की लोगों पे, बाहर की चीज़ों पे, बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है। आप इमेजिन करो, अगर हम पेट्रोल बाहर से ले रहे हैं तो बाहर से पेट्रोल लेने के लिए हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक तो हम पेट्रोल भी बाहर से ले रहे हैं, डॉलर भी बाहर से ले रहे हैं, तो हमारा रुपीज़ कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इंक्रीज इन डिमांड हो गई। अब क्या हुआ, डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो रही है। क्यों डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो रही है, ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब हम अपनी कंट्री में इम्पोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर की कंट्री से भारत में चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। अब भाई बाहर से कंट्री से भारत में चीज़ें ज़्यादा आएंगी तो उनको रुपीज़ तो मांगेंगे नहीं, डॉलर उनको पे करना पड़ेगा। अब डॉलर पे करने के लिए पहले हमें डॉलर ख़रीदना पड़ेगा। तो क्या हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ी या कम हुई भारत में, डॉलर की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। डॉलर की डिमांड इंक्रीज इन डिमांड हो गई। समझ में आई बात या नहीं आई, इंक्रीज इन डिमांड हो गई। अब डॉलर की जब डिमांड इंक्रीज़ हो गई, इम्पोर्ट बढ़ गया, डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो अब उनको पता है कि इंडिया तो डॉलर हमसे लेगा ही लेगा, उसके प्राइसेस उन्होंने क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है। अब और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड किसकी बढ़ी, डिमांड बढ़ी डॉलर की। किसकी डिमांड बढ़ी, डॉलर की डिमांड बढ़ी। अब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, जो डॉलर पहले हमें 60 रुपये में मिल रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, चेंज हो जाता है, तो अब उनको पता है इंडिया हमसे डॉलर खरीदेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इस डॉलर को वो जो पहले 60 रुपये में बेच रहे थे $1, अब उस डॉलर को वो 70 रुपये में बेचने लगे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है इनकी अटकी है तो खरीदेंगे, ठीक है। तो इस केस में अब मुझे आप बताओ, आपका रुपीज़ एप्रिशिएट हुआ डेप्रिशिएट हुआ, पहले 60 रुपये में आप $1 खरीद रहे थे, अब 70 रुपये में खरीद रहे हैं, तो आपके रुपीज़ की वैल्यू एप्रिशिएट हुई डेप्रिशिएट हुई, ऑब्वियसली डेप्रिशिएट हुई। डेप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ, कम हुई, ठीक है। क्यों कम हुई, अब हमें हमारी पॉकेट से 10 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। समझ में आया डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट, समझ में आया इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपीज़ हमारा, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में, इसलिए ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब इंक्रीज इन डिमांड होगा डॉलर का तो आपकी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। देखो एग्जांपल के इसमें फिगर के थ्रू समझे, देखो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट कर रखी है इन्होंने।
अब पहले डिमांड जो थी वो इतनी थी, अब डिमांड क्या हो गई, वो इतनी हो गई, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहले ये था और अब क्या हो गया, ये हो गया। मतलब पहले 50 रुपये में 100 मिल रहा था, अब हमने डिमांड बढ़ा दी तो उन्होंने प्राइजेस भी क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए। समझ में आया बात। तो इसलिए हमारे रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। जो चीज़ पहले हम 60 रुपये में खरीद रहे थे, नाउ वी हैव टू पे 70 रुपीज़, मतलब 10 रुपये का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब हमारी रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। समझ में आ गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वी हैव सिचुएशन नंबर 2, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड। अब डॉलर की डिमांड कम हो रही है, क्यों? डॉलर की डिमांड कम होने के रीज़न क्या हो सकता है, आपसे एग्जामिनर पूछ ले, चलो भैया ये बताओ, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डॉलर की जो डिमांड है ना फॉरेन करेंसी की, भारत में अब कम हो रही है। तो आप क्या से बताएंगे, आप बताएंगे कि सर देखिए डॉलर की डिमांड कम होने के पीछे रीज़न क्या है, अब हमारी भारत सरकार जो है वो वोकल फॉर लोकल पे ध्यान दे रही है। वोकल फॉर लोकल का मतलब भारत में बनाते हैं, भारत में बेचते हैं। जैसे दिवाली पे कहते हैं ना कि बाहर की चाइना की लाइटें मत जलाओ, घर के बने हुए दिए या आसपास में जो बनाए हुए दिए हैं उसको खरीदो। ठीक है, तो वोकल फॉर लोकल बढ़ने की वजह से मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में, ठीक है, आपने टाटा की कार्ड्स आप देखना उस पर पीछे लिखा हुआ है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया। तो भारत गवर्नमेंट तभी तो कह रही है कि यार आप एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट मत करो, बाहर की कंट्री से चीज़ें कम खरीदो, जिससे हमारा फॉरेन करेंसी बचेगा। जब फॉरेन करेंसी हमारा बचेगा तो बहुत सारा हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ठीक है, वो मैं आपको बैंकिंग में समझाऊंगा किस तरीके से और अच्छे से। यहाँ मैंने अब छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दिया है। इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, किसकी, डॉलर की। अब सीधी सी बात है, किसी चीज़ की डिमांड डिक्रीज़ हो गई तो क्या कोई दुकानदार उसे महंगा बेच लेगा? बिल्कुल नहीं बेचेगा। अब भाई डिमांड ही नहीं है तो उसे महंगा बेच के क्या करेगा, लोग खरीदेंगे नहीं। लोग कह रहे हैं भैया इतने रुपए में देना हो तो अदरवाइज़ जाओ। ऐसा होता ही नहीं होता है। ठीक है, तो यही है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको और अच्छे समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। कहाँ गई इरेजर मेरी, ये है, हाँ हाँ। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड क्या हो गई, डॉलर की कम हो गई। ठीक है, डॉलर की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अब डॉलर की डिमांड भारत में कम हो गई। अब यूएस कह रहा है यार डॉलर की तो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं लोग, तो क्या यूएस हमें महंगा बेच सकता है? बिल्कुल ही नहीं बेच सकता। तो जो पहले डॉलर वो हमें 70 रुपये में दे रहा था, अब वो हमें कितने रुपये में दे रहा है, 60 रुपये में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें 10 रुपये का क्या हुआ, एप्रीशिएट हुआ, डेप्रीशिएट हुआ। यस एग्जैक्टली, जो आपके मन में बात आई एप्रीशिएशन, क्या हुआ, हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो गया, एप्रीशिएट हो गया। एप्रीशिएट का मतलब क्या हो गया, 10 रुपये 20 रुपये कुछ भी हो सकता है, एप्रीशिएशन हो गया। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड रिफ्लेक्टेड टू द शिफ्ट डिमांड कर्व टू द लेफ्ट। ठीक है, डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड जो पहले इतना था अब डिमांड क्या हो गया, इतना हो गया। डिमांड कम होने की वजह से, डॉलर की डिमांड कम होने की वजह से जो आपका यूएस डॉलर जो 70 में मिल रहा था अब 60 में मिलेगा। ठीक है, ये कर्व देखो क्या है, कर्व मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सप्लाई कांस्टेंट है। ठीक है, और डिमांड जब भी ये आपका सपोज D1 है और डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आप इसे D1 कुछ भी ले सकते हैं, D2 ले सकते हैं, डिमांड कम हो गया तो ये इस तरीके से प्राइसेस आ गया, ये इस तरीके से प्राइसेस आ गया। आगे बात समझ में। तो डिक्रीज इन डिमांड हुई फॉरेन करेंसी की, जिसकी वजह से आपके रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई, बताओ मुझे, रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई, एप्रीशिएट हो गई। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन 2। नेक्स्ट वी हैव सिचुएशन नंबर 3, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई। अब सप्लाई, सर सप्लाई ज़्यादा हो गई मार्केट में, इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में इतनी सप्लाई हो रही है डॉलर की, हम लोग कह रहे हैं अरे हटाओ डॉलर, हमें चाहिए नहीं। ठीक है, मत क्यों, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ, अब मार्केट में ना इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा हो गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, इकोनॉमी में किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे एक मार्केट में आलू इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, लोग साले को 10 रुपये में नहीं खरीद रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ना किसी चीज़ की, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसके प्राइजेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज़्यादा हो गई। ठीक है भैया, क्या हुआ, इंक्रीज इन सप्लाई हो गई फॉरेन करेंसी की। तो क्या हुआ, फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, सप्लाई ज़्यादा हो गया किसका, डॉलर का।
डॉलर की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या हम उन्हें ज़्यादा पैसा दे के अब सप्लाई डॉलर को ख़रीदेंगे? ऑलरेडी हमारे यहाँ इतना है तो हम क्यों ख़रीदेंगे? ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई। तो एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? एप्रीशिएट हो जाएगी। मतलब जो पहले हम 70 रुपये पे कर रहे थे, अब हम कितने पे करेंगे? 60 रुपये पे करेंगे। ठीक है, तो हमारा 10 रुपये का क्या हो गया? एप्रीशिएशन हो गया। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आ गई बात? जो पहले डॉलर हमें $1 70 में ले रहे थे, अब वो $1 हम कितने में ले रहे हैं? 60 में ले रहे हैं। अगर हमें ख़रीदना भी पड़ रहा है तो हम कहेंगे 60 रुपये में देने हैं तो दो, अदरवाइज़ मत दो। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। किस केस में? जब इंक्रीज इन सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा होगा। देखो इसका कर्व मैं आपको बताऊं तो ये डिमांड एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अब यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई ऑलवेज इंक्रीज डाउनवर्ड्स। तो सप्लाई जब भी बढ़ती है तो हमेशा डाउनवर्ड्स बढ़ती है। समझ में आया? जब मार्केट में डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा रुपीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्रीशिएट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो दिस सिचुएशन नंबर 3 एंड लास्ट वी हैव लास्ट सिचुएशन नंबर 4, सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है? मार्केट में ना डॉलर की सप्लाई कम हो गई। अरे यार, अब डॉलर की सप्लाई कम हो गई तो क्या करना पड़ेगा? हमें तो डॉलर चाहिए। अब सप्लाई नहीं है मार्केट में, यूएस गवर्नमेंट भेज नहीं रही है। इसका मतलब एक ही है, वो मार्केट में सप्लाई नहीं कर रही है तो वो चाह रही है प्राइजेस बढ़ जाएं। अरे अब डिक्रीज इन सप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा? अब डिक्रीज इन सप्लाई होने की वजह से जो डॉलर हम पहले कितने में ख़रीद रहे थे? 60 रुपये में ख़रीद रहे थे, अब वही डॉलर हमें कितने में ख़रीदना पड़ रहा है? 70 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। ये तो नुकसान हो गया हमें। कितने का नुकसान हो गया? 10 रुपये का नुकसान हो गया। एग्जाम्पल 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। जब हमें 10 रुपये का नुकसान हुआ तो क्या हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई, डेप्रिशिएट हुई? हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। समझ में आया लॉजिक या नहीं? इसको कर्व को मैं आपको समझाऊं तो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट रहेगी और सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी? इस तरफ बढ़ जाएगी। तो दिस इज सिचुएशन नंबर 4। तो आपको ये चारों सिचुएशन याद रखनी है। यहाँ पे आप इसको एक बार देख लो। चारों सिचुएशन, इंक्रीज इन डिमांड के केस में डेप्रिशिएशन होता है, डिक्रीज इन डिमांड के केस में एप्रिशिएशन होता है, इंक्रीज इन सप्लाई के केस में एप्रिशिएशन होता है, डिक्रीज इन सप्लाई के केस में डेप्रिशिएशन होता है। तो ये 4 सिचुएशंस हैं जो मैंने आपको समझाई, इसके कर्व मैंने आपको समझाए, और ये चारों सिचुएशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप देख लो एप्रिशिएशन का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया। एप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि जो आपकी फॉरेन एप्रिशिएशन है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। वही फॉल इन एक्सचेंज जो 70 में मिल रहा था हम 60 में मिल रहा है। लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय। $1 को खरीदने के लिए आपको कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके कॉजेज़ हो सकते हैं मार्केट में इंक्रीज इन सप्लाई हो गया फॉरेन करेंसी का, और या हम डिमांड मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की कर ही नहीं रहे। मतलब पहले $1 हम 80 में ले रहे थे, अब कितने में ले रहे हैं? 70 में ले रहे हैं। तो 10 रुपये का हमें क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? नेक्स्ट, अरे कहाँ चले गए? नेक्स्ट डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट डेप्रिशिएशन डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अ राइज इन एक्सचेंज रेट। अब डेप्रिशिएशन डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है, मतलब जो सिचुएशन है मार्केट में एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब हमें ज़्यादा रुपीस चाहिए $1 को ख़रीदने के लिए। इसका पीछे रीज़न क्या हो सकता है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर और डिक्रीज इन सप्लाई। ये याद रखना, ये 2 कॉजेज़ जो मैंने आपको समझाया। पहले हम 70 रुपये में ख़रीद रहे थे, अब हमें 80 में ख़रीदना पड़ रहा है। तो 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? 10 रुपये का हमें नुकसान हो गया, माइनस हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? तो इसका यहाँ पे ये डिफरेंस है। आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एज इट इज़ ऐसे ही अगर आप बनाएंगे तो यू विल गेट कंप्लीट फुल मार्क, 6 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 4। ठीक है, जितने भी नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो ये 4 सिचुएशंस मैंने आपको समझाई। एपिसोड नंबर 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे, और ये यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट ज़रूर करें। द इकोनॉमिक्स आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जा सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं एपिसोड 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।